हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने जब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे की समान संरचनाएं पाई जाती हैं। मान लेते हैं ये किसी सेल का एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा था कि बहुत सारी धागे की समान संरचनाएं एक दूसरे के ऊपर कुछ इस प्रकार से बिखरी हुई थी। हम इन धागों को बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड्स। ये क्रोमैटिन थ्रेड्स न्यूक्लियस के अंदर बिखरे हुए होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। बहुत सारे क्रोमैटिन थ्रेड्स, ये धागे की समान संरचनाएं जो होती हैं या क्रोमैटिन थ्रेड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में एक दूसरे के ऊपर बिखरे हुए होते हैं। क्रोमोसोम्स हमें हर समय नहीं दिखाई देते। जब सेल डिवीजन का टाइम आता है क्रोमोसोम्स हमें तभी विजिबल होते हैं। वैसे क्रोमोसोम्स इन धागों के रूप में न्यूक्लियस के अंदर बिखरे हुए होते हैं। ये जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये जो क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ऐसे तो एक दूसरे के ऊपर बिखरे हुए एक जाल की समान संरचना बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन जालिका। लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं, छोटे हो जाते हैं और अपेक्षाकृत मोटे और मोटे होके क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। क्रोमोसोम्स की संरचना हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। क्रोमोसोम जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है सेल के अंदर। अगर हम क्रोमोसोम को पकड़ के खींचते हैं, क्रोमोसोम बहुत सारी धागे की संरचनाएं होती हैं क्रोमोसोम के अंदर, तो उन धागों को अगर हम पकड़ के खींचे तो हमें कुछ इस प्रकार की स्पाइरल संरचनाएं दिखाई देती हैं। एक पतली रस्सी की समान संरचना दिखाई देती है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखें तो ये रस्सी की समान जो संरचना होती है वो मोतियों से बनी होती है। बहुत सारी गोल गोल संरचनाएं लगी होती हैं, मोती की समान संरचनाएं लगी होती हैं, जिससे कि मिलके ये स्पाइरल बनता है। जैसे कि स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग कैसा होता है? उसमें बहुत सारी गोल गोल कॉइल्स होते हैं। गोल गोल कॉइल्स होते हैं, या तो वो लोहे का बना होता है या तो फिर स्टील, इन सब का बना होता है स्प्रिंग। मान लेते हैं जो स्प्रिंग है वो मोतियों से बना हुआ है, तो कुछ इसी प्रकार इसकी संरचना होती है। मोतियों के स्प्रिंग की तरह इसकी संरचना होती है। ये कंडेंस्ड होकर ये संरचनाएं क्रोमोसोम का निर्माण करती हैं। अगर हम इन संरचनाओं को और खींचते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से संरचनाएं दिखाई देंगी। जो मोती के समान संरचनाएं थी वो एक धागे से जुड़ी हुई होती हैं। ये धागा कौन होता है? ये धागा होता है डीएनए से जुड़ी हुई कुछ मोती के समान संरचनाएं होती हैं। गुच्छे में मोतियों की समान संरचनाएं उपस्थित होती हैं जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये जो मोती की समान संरचनाएं हैं ये होती है एक प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से लगी हुई कुछ गोल गोल एक गुच्छे की समान संरचनाएं होती हैं जो कि डीएनए में एक क्रम में लगी होती हैं और एक निश्चित क्रम में लगी होती हैं। एक निश्चित स्थान होता है इन लोगों का, तो ये डीएनए से लगी हुई होती हैं। फिर उसके बाद इसको और जूम करके देखते हैं तो हमें डीएनए की संरचना दिखाई देगी। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं लगा होता। जो डीएनए होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए होता है उसमें ये हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं लगी होती। ये केवल यूकैरियोटिक सेल में ही हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो उपस्थित होती है इसके डीएनए में। अगर इन संरचनाओं को हम कंप्रेस करते हैं, इन संरचनाओं को हम एक साथ लाते हैं तो ये जो दूरी इसमें दिखाई दे रही है वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ के एक कई सारी मोतियों की माला वाली संरचना बनाएंगी। फिर उनको ये क्वाइल होती हैं, एक दूसरे के ऊपर लिपटती हैं, क्वाइल होती हैं, फिर और कंडेंस्ड होके ये क्रोमोसोम का निर्माण करती हैं और कंडेंस्ड होके ये क्रोमोसोम का निर्माण करती हैं। अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम की खोज कब हुई थी। नगेली नामक वैज्ञानिक ने 1842 में क्रोमोसोम की खोज की थी। किसने की थी? नगेली नामक वैज्ञानिक ने। इनका पूरा नाम था कार्ल विल्हेम वॉन नगेली। इन्होंने 1842 में क्रोमोसोम की खोज की थी, लेकिन क्रोमोसोम का नाम वॉल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसे क्रोमोसोम नाम किसने दिया था? वॉल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने 1888 में क्रोमोसोम नाम दिया था। अब उसके बाद हम देखते हैं क्रोमोसोम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ दी क्रोमोसोम। मैंने यहाँ पे एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। हम अगर एक क्रोमोसोम को देखेंगे तो उसमें दो भाग दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम को हम हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। हम अगर क्रोमोसोम को देखें तो दो भाग दिखाई देते हैं जिसे हम बोलते हैं अर्ध गुणसूत्र या फिर क्रोमैटिड्स। अर्ध गुणसूत्र या फिर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। ये दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। बीच में ये संरचना जो दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के द्वारा ही ये दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं।
हम प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन या फिर काइनेटोकोर भी बोलते हैं। इसे हम प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन या फिर काइनेटोकोर भी इसको बोलते हैं। अगर हम गुणसूत्र को देखते हैं तो ये एक झिल्ली से कवर होते हैं, एक झिल्ली नुमा संरचना से कवर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेलिकल। जिस झिल्ली से ये कवर्ड होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? पेलिकल। पेलिकल में अगर हम अंदर देखें तो एक लिक्विड मटेरियल भरा होता है, जेली की तरह एक मटेरियल भरा होता है, एक पदार्थ भरा होता है, जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर देखें तो कुछ स्पाइरल संरचनाएं दिखाई देती हैं, धागे की आकार कुछ संरचनाएं उपस्थित होती हैं, स्पाइरल, कुछ फोल्डेड स्पाइरल इनकी संरचना होती है। तो ये जो संरचनाएं होती हैं हम इन्हें बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। क्या बोलते हैं? क्रोमोनिमेटा। ये मैट्रिक्स के अंदर गुणसूत्र में या क्रोमोसोम में कुछ स्पाइरल धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, जिसे हम क्रोमोनिमेटा बोलते हैं। क्रोमोनिमेटा को अगर हम देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं छोटे छोटे, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोमियर। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर। जैसे क्रोमोनिमेटा की सतह होती है, क्रोमोनिमेटा पे बहुत सारे क्रोमोमियर्स लगे होते हैं जिनकी आकृति छोटी और गोल होती है, तो इसीलिए ये क्रोमोनिमेटा जो होता है वो भी कणिका में दिखाई देता है। इसे कुछ वैज्ञानिक जीन्स मानते थे। जीन्स जो कुछ वैज्ञानिक थे इसे बोलते थे ये जीन्स उपस्थित होते हैं क्रोमोसोम के अंदर, ये जीन्स हैं, लेकिन आज के वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर ये जो सेंट्रोमियर उपस्थित है, क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमियर या तो इसका काइनेटोकोर जो है, इसके आधार पे, इसकी उपस्थिति के आधार पे क्रोमोसोम्स 4 प्रकार के होते हैं। ये कभी क्रोमोसोम के सबसे ऊपर उपस्थित होता है, कभी बीच में उपस्थित होता है, तो कभी कुछ इस प्रकार से उपस्थित होता है। तो इसकी उपस्थिति के आधार पे क्रोमोसोम्स 4 प्रकार के होते हैं। क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल डिवीजन के मेटाफेज में विजिबल होते हैं। मेटाफेज मतलब मध्यावस्था में ये हमें दिखाई देते हैं। किस फेज में? मेटाफेज में। कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कोशिका विभाजन के किस अवस्था में दिखाई देते हैं, तो मेटाफेज या मध्यावस्था में क्रोमोसोम्स हमें दिखाई देते हैं। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंट्रोमियर के उपस्थिति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है? जो सेंट्रोमियर होता है वो क्रोमोसोम के एकदम सेंटर या छोर पे उपस्थित होता है, सेंटर पे नहीं सॉरी, छोर पे उपस्थित होता है। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है? जो क्रोमोसोम होता है उसके एकदम छोर पे इसका सेंट्रोमियर उपस्थित होता है, इसीलिए हम इसे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। इसमें दूसरा है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। दूसरा कौन सा है? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है? ये छोर के समीप सेंट्रोमियर इसका उपस्थित होता है, छोर के समीप उपस्थित होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमैटिड्स होते हैं ये 2 अनइक्वल भाग होते हैं क्रोमोसोम के। एक छोटा क्रोमैटिड होता है इसमें और एक बड़ा क्रोमैटिड होता है। उसके बाद तीसरा है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है? ये जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर के समीप में उपस्थित होता है, बिल्कुल सेंटर में ना होकर सेंटर के समीप में उपस्थित होता है, जिसकी वजह से ये एक इसका भाग अनइक्वल होता है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, एक छोटा और एक बड़ा क्रोमैटिड्स इसका होता है। उसके बाद है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है? जो सेंट्रोमियर है वो एकदम सेंटर में पाया जाता है, क्रोमोसोम के एकदम सेंटर में पाया जाता है, जिसकी वजह से जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो उन दोनों का इक्वल होता है, दोनों की लंबाई चौड़ाई इक्वल होती है। इसे हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। सेक्स डिटर्मिनेशन के आधार पे क्रोमोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटोसोम और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं। किसके आधार पे? लिंग निर्धारण या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन के आधार पे। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, वो हमेशा पेयर्स में उपस्थित होते हैं, या अधिकांशतः ऐसा होता है कि ये पेयर्स में उपस्थित होते हैं। तो 46 तो इनकी संख्या होती है, 46 क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। लेकिन अगर इनके पेयर्स की बात करें तो कितना होगा? 23 पेयर्स उपस्थित होते हैं। क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स उपस्थित होते हैं एक ह्यूमन में। ये जो 23 पेयर्स होते हैं उसमें से 22 पेयर जो होता है वो होता है ऑटोसोम। 22 पेयर जो इसका होता है वो होता है ऑटोसोम। इनका लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होता। जो 22 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, उनका लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होता, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, उनका लिंग निर्धारण में भूमिका होता है। जो फीमेल होती है उसमें XX क्रोमोसोम्स होते हैं।
सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं फीमेल में XX होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम जो मेल में होते हैं वो XY होते हैं। फीमेल में XX होता है सेक्स क्रोमोसोम और मेल्स में XY होता है। जब लिंग निर्धारण का कैसे होता है, अगर XX फीमेल का X और मेल का X अगर मिलता है तो लड़की बनती है, तो क्या बनेगी, लड़की बनेगी। लेकिन अगर X और Y मिलते हैं, फीमेल का X और मेल का Y मिलता है तो एक लड़के का निर्माण होता है। इसीलिए हम इसे सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, क्योंकि ये लिंग का निर्धारण करता है। यही दोनों डिसाइड करते हैं कि जो बेबी होगा वो लड़का बनेगा या लड़की बनेगा। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कुछ इस अवस्था में होते हैं, पेयर बना के उपस्थित होते हैं। तो जो एक क्रोमोसोम होता है, इसका जो एक क्रोमोसोम है वो मदर क्रोमोसोम होता है। एक क्रोमोसोम मदर की सेल से आता है और एक क्रोमोसोम जो है वो फादर की सेल से आता है। जो पेयर्स होते हैं वो एक मदर का क्रोमोसोम होता है और एक फादर का क्रोमोसोम होता है। सेंट्रोसोम के आधार पे ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है टीलोसेंट्रिक, जिसके छोर पे सेंट्रोमियर पाया जाता है। एक होता है एक्रोसेंट्रिक, छोर के समीप पाया जाता है सेंट्रोमियर। और दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में ये सेंटर के समीप में सेंट्रोमियर पाया जाता है। ये एल शेप या जे शेप का होता है। ये जो क्रोमोसोम होता है वो एल शेप या फिर जे शेप का होता है। चौथा था मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, ये एकदम सेंटर में पाया जाता है क्रोमोसोम, जिसकी वजह से 2 बराबर भाग होते हैं क्रोमैटिड्स के। फिर हमने देखा सेक्स क्रोमोसोम के बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन के आधार पे ये 2 प्रकार के होते हैं क्रोमोसोम्स। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोसोम और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम जो होते हैं वो 22 पेयर्स होते हैं। 22 पेयर्स इनकी संख्या होती है, लेकिन ये लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। और जो लास्ट का एक पेयर होता है, लास्ट का जो एक पेयर बचता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है। यही दोनों लिंग निर्धारित करते हैं कि जो बेबी बनेगा वो बेबी बनेगा बेबी गर्ल या फिर बेबी बॉय। फिर उसके बाद क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, ह्यूमंस में 46 होती है और पेयर्स में अगर बात करें तो 23 होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी।